हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीटी का ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली हर साल सीटी में अप्रोक्सीमेट 2 या 3 4 क्वेश्चंस हम मान के चल रहे हैं कि 4 क्वेश्चन एनएलएम से जरूर आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ क्वेश्चंस जिसमें बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। तो आज ही हम इस चैप्टर को वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। वन शॉर्ट वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो आपको मैं बता देता हूं। जो मेन टॉपिक है सीईटी का पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला है एनएलएम। जस्ट अ सेकेंड। द फर्स्ट टॉपिक इज एनएलएम एंड द अदर टॉपिक इज डब्ल्यूईपी, वर्क एनर्जी पावर, एंड द अदर टॉपिक सेंटर ऑफ मास, एंड द लास्ट टॉपिक इज कॉलिजन। तो मैंने इसकी एक पूरी स्लाइड बनाई है, तो एक एक स्लाइड में हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले थियोरेटिकल पोर्शन देखेंगे, फिर इसके बाद जितने भी पीवाईक्यूज हैं जो एग्जाम्स में आए हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड से। थैंक यू। चलिए अब जुड़ जाइए हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में। द फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स। फोर्स सबको पता है क्या होता है बेटा। तो मैंने इसमें कुछ जनरल डेफिनेशंस भी लिखी है जो बहुत ही जल्दी जल्दी में हमें खत्म करनी है ताकि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। सबको पता है फोर्स क्या करते हैं। जैसे मैं इस वॉल को पुश कर रहा हूं, जरूरी नहीं हो वो पुश ही हो, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं उसको पुश करने का, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो जरूरी नहीं कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाए तो वो मूव करे ही करे या नहीं करे, नहीं भी कर सकती है। समझ में आई बात? हम ट्राई कर सकते हैं उसको मूव करने का। चलिए इसके बाद है फोर्स का जनरल फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ फोर्स कितने होते हैं नेचर में। तो जनरली हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो है कॉन्टेक्ट फोर्सेस और दूसरा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? जो सिर्फ टच करने पर ही, एक बॉडी दूसरे बॉडी को टच करेगी तभी आपको एक रियलाइजेशन होगा फोर्स का, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्सेस। लेकिन अगर कोई बॉडी बिना कॉन्टेक्ट हुए भी अगर एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रही है तो हम उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टेक्ट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं वो आप ध्यान दें। पहला है फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा है टेंशन और थर्ड है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और भी बहुत सारे फोर्सेस है, लेकिन हमने सिर्फ 3 ही एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं। अब इसके बाद आता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस पे। तो नॉन कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्टेक्ट नहीं है फिर भी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे कौन कौन से फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन हम जस्ट उसको समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे हम आते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन। तो आपको पता है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? जैसे अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आई बात? अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अनटिल अनलेस मैं उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं। जैसे जैसे मेरी रेस्ट पे है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो मूव करेगी नहीं करेगी। अगर एक बॉडी मूव है, अगर मैं उसके ऊपर ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो रुकेगी नहीं रुकेगी। तो जब तक किसी बॉडी को स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट से एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोका या उसको पुश नहीं किया जाए तो हम उसको बोलते हैं इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है? देखो 3 तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? देखो मान के चलो आप बस में खड़ा है, बस में ऐसे सीधे खड़ा है, बस अभी चली नहीं है, रेस्ट पे है। बस ड्राइवर ने अचानक से एक्सीलरेट किया बस को, तो आप कहाँ जाएंगे बताइए? आप जाएंगे पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे ही बस ने एक्सीलरेट की तो आपकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो स्टेबल कंडीशन में है, लेकिन एक्सीलरेट करेगा तो अचानक से एक फोर्स लगा हम पीछे की तरफ, क्योंकि वो अपनी रेस्ट को बनाए रखना चाहता है, लेकिन अचानक से एक फोर्स लगा तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर आप बस में ही खड़े हैं, बस मूव कर रही है, बस ऑटोमेटिक चल रही है, हम आराम से खड़े, बस वाले ने अचानक से ब्रेक लगा दी तो अब क्या करोगे? अब आप आगे की तरफ जाओगे, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक आपके? लास्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम बस में ही खड़े हैं, ठीक है, बस मूव कर रही है आराम से, अब बस वाले ने अचानक से कट मारा खींच के यहां से, तो अब आप कहां जाएंगे?
अब आप जाएंगे राइट साइड या लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड अगर टर्न ले रहा है तो आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, अगर वो लेफ्ट साइड में टर्न ले रहा है तो आप राइट साइड में मूव करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अंडरस्टूड? बात आई समझ में यहाँ पे? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डोंट वरी बच्चों, आपको ये पूरे का पूरा जो ये स्लाइड है ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, आई डोंट नो ये कौन सी लैंग्वेज में आ चुका है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा ट्राई कर देंगे लिखने के लिए। थोड़ा सा जब मैंने पीडीएफ को एक्चुअली पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो कुछ वर्ड्स चेंज हो गए, लेकिन हम इसको इंप्रूव कर देंगे लिखते वक्त, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान दो कि अगर कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए, इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए यहां समझते हैं। अगर देखो क्या होता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कि अगर हम एक बॉडी का मोमेंटम चेंज कर रहे हैं, मतलब चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ठीक है, तो वो जो डेल्टा पी, लेकिन टाइम के साथ मोमेंटम रेट चेंज होना चाहिए बेटा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू हम 1 मानते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द एवरेज फोर्स जनरेटेड ड्यूरिंग द मोशन। ध्यान दो, एवरेज फोर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पूरे एंटायर मोशन की बात कर रहे हैं जब उसकी वेलोसिटी u से v पे पहुंची, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके में भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। जैसे अगर मास कांस्टेंट है, सपोज दैट ड्यूरिंग द मोशन मास इज कांस्टेंट, m कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं m बाहर निकाल के, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, तो ये भी हम लिख सकते हैं। अब बताओ m तो एज इट इज, अगर मास कांस्टेंट है तो v माइनस u अपॉन टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड? बात है यहाँ पे आपको समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अच्छा, मोमेंटम सबको पता है क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम वन शॉट में इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो बेटा डिटेल्स में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको पता है, अगर मैंने आपको थप्पड़ मारा तो मेरे हाथों में भी थोड़ा सा लगेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा, किसी को दुख पहुंचाया तो वो आपके ऊपर वो उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। होती है बेटा, होती है। ध्यान दो क्यों? क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने ही बोल के चले गए लास्ट एक बार। न्यूटन ही बोल के जा रहा है कि भाई कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट इक्वल रिएक्शन। अगर आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, गलत करोगे तो गलत ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। तो अगर मैंने एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया एफ फोर्स, तो ये बॉडी भी इसके ऊपर एफ फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। अब बात आती है, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, इंपल्स। व्हाट इज इंपल्स हियर? इंपल्स क्या चीज होती है बेटा? इंपल्स एक, जैसे मान के चलो एक आदमी यहां पे खड़ा हुआ है, मैंने उसके खींच के थप्पड़ मार दिया, तो एक इंस्टेंट फोर्स मैंने एक्ट किया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं किसी का थप्पड़ मार दूं या फिर एक मुक्का मार दूं दीवार पे, तो मैं अब एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं दीवार पर, या फिर किसी के थप्पड़ मार रहा हूं उसमें। तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं एक फोर्स को। तो एक इंस्टेंटेनियस फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए तो उसको बोलते हैं इंपल्स। क्या बोलते हैं? इंपल्स। अब इंपल्स होता क्या है? इंपल्स का फॉर्मूला क्या है? इंपल्स का फॉर्मूला होता है बेटा, इंपल्स को जे से हम डिनोट करते हैं, जे इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, ये फोर्स इनटू जो टाइम है, अब देखो यहां से हम फोर्स को क्या लिखते हैं? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि इंपल्स इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन मोमेंटम। कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो एक इंपल्स क्रिएट कर रहा है, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इंपल्स की यूनिट मोमेंटम के इक्वल रहती है किलोग्राम मीटर पर
सेकेंड। तो इम्पल्स के दो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, फोर्स इंटू टाइम एंड या फिर चेंज इन वेलोसिटी। एक बात और ध्यान देना यहाँ पे बेटा, बहुत ही सिंपल मैं बात बताने जा रहा हूं यहाँ पे, कि जो फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है, अगर कोई प्रश्न में अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो इसका मतलब फोर्स और टाइम का जो ग्राफ का एरिया है वो आपको एक चीज प्रोवाइड करता है, या तो वो प्रोवाइड करेगा चेंज इन मोमेंटम, और उसी को हम बोल देते हैं इंपल्स। तो फोर्स और टाइम ग्राफ का जो एरिया है इंपल्स, या फिर क्या प्रोवाइड करेगा आपको, चेंज इन मोमेंटम। अंडरस्टूड बेटा? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हम समझेंगे, लेकिन एक पेज में ऐड कर लेता हूं यहाँ पे। देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एलएमसी भी बोल देता हूं मैं डायरेक्ट इसको कभी कभी। देखो लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्या होता है, अगर एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सपोज दैट एक बॉडी है एम मास की, वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है v1 से v2, कोई दूसरी बॉडी है वेलोसिटी, उसकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है v2 विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स उस पर क्या लग रहा है, जीरो। तो उस बॉडी का जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है, इट विल ऑलवेज बी जीरो। ध्यान दो, अगर फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा यहाँ पे, जीरो। चेंज इन मोमेंटम जीरो, इसका मतलब जो मोमेंटम होगा बॉडी का वो हमेशा विद द टाइम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। मतलब इनिशियल मोमेंटम अगर किसी का बॉडी का होगा तो फाइनल मोमेंटम भी सेम रहेगा। दैट इज कॉल्ड एलएमसी, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा फ्रिक्शन देखेंगे, और फ्रिक्शन क्या होता है वो भी समझेंगे, और कुछ एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम्स मैंने आपको दिखाया है कि हम फ्रिक्शन को किस तरह से देखते हैं। चलिए पहली बात तो फ्रिक्शन क्या होता है, कि फ्रिक्शन अगर एक बॉडी मूव कर रही है ना बेटा, इफ अ बॉडी इज मूविंग, मान के चलो एक बॉडी यहां मूव कर रही है एक सरफेस पे, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगा, फ्रिक्शन हमेशा ऑलवेज डायरेक्शन, ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन हमेशा अपोज ही करता है, मतलब आपको रोकने का। आप ज्यादा खुश हो गए तो आपको थोड़ा सा दुख देगा, आप ज्यादा दुखी हो गए तो थोड़ा ज्यादा खुश। तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है एक लाइफ में, किसी भी चीज में, किसी बॉडी के मोशन में। अगर मान के चलो आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है, तो ब्रेक कैसे मारोगे अगर सामने कोई आ गया? तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है इन नेचर। ठीक है, तो ध्यान दे बस। अब आगे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल। ध्यान दो, एक बॉडी है रखी हुई है यहाँ पे एम मास की बॉडी है, फ्रिक्शन का लगेगा अगर बॉडी आगे जाना चाह रही है तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान कर देखो, मैंने यहाँ पे एक एफबीडी लिया है, एक ब्लॉक लिया है। यहाँ पे देखो एक ब्लॉक है, ब्लॉक एम मास का मान लेते हैं, एक बॉडी पर मैंने अप्लाइड फोर्स एफ लगाया। अब जिस डायरेक्शन में वो लगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लॉक कहां पे रखा हुआ है, एक सरफेस पे, सरफेस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो उसको बोलेंगे सेल्फ वेट। अब इस सेल्फ वेट को हमारे सर पे बैठा हो तो हम उसको अपोजिट रिएक्शन भी तो देंगे ना बेटा। अगर यहाँ पे ब्लॉक रखा है तो वो सेल्फ वेट एक्सर्ट कर रहा है, हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स को लगाएंगे विच इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन मतलब पर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम बोल देते हैं। अब जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है नॉर्मल, मतलब जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। ट्रक को खींचने में और एक छोटी सी कार को धक्का देने में बहुत डिफरेंस होता है बेटा। ट्रक का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको जब हम धक्का मारेंगे तो फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा एक्ट करेगा। लेकिन एक छोटी कार है, कार को हम पुश कर रहे हैं तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसका मास कम है, मास कम होने से नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होने से फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, इसलिए हम आसानी से उसको धक्का मार सकते हैं। अंडरस्टूड बात है यहाँ पे समझ में? चलिए अब आपको एफबीडी बता देते हैं कैसे। अब जैसे इस बॉडी का हमने एफबीडी बनाया, तो इस बॉडी के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, इसके सेंटर में देखते हैं कितने फोर्स लगते हैं। एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिसको एक्सटर्नल फोर्स हम बोल देते हैं, बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं, और एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल फोर्स। एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है बेटा, सेल्फ वेट mg। कौन बैलेंस कर रहा है, mg। अब एक और हम एफबीडी देखेंगे
किसका, इंक्लाइन प्लेन का। इंक्लाइन प्लेन का कैसे एफबीडी देखेंगे, जैसे मान के चलो एक ब्लॉक है इधर से देखा, और इसको मैंने इस तरह से रखना पड़ेगा, मुझे वो वाला ब्लॉक को इस तरह से यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। अगर एक इंक्लाइन प्लेन एक ब्लॉक को रखता है तो ये सबको पता है कि ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करना चाहता है, तो नीचे की तरफ मूव करना चाहता है तो उसके पीछे की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स को ये अब जो इस डायरेक्शन में जब जाएगा ब्लॉक तो कौन से फोर्स से जाएगा, ये इसका जो सेल्फ वेट है यही इसको आगे की तरफ लेके जाएगा। कैसे, देखो सेल्फ वेट नीचे गया mg, अब mg के दो कंपोनेंट होते हैं वो आपको याद में रखने हैं। अगर जितने एंगल का इंक्लाइन प्लेन हो तो in the direction of inclined plane the force act will be mg sin theta and the perpendicular direction will be mg cos theta। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल तो इसको बैलेंस करेगा mg cos थीटा को, और फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करेगा, mg sin थीटा को। अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो हम देखेंगे कि कौन सा फोर्स बड़ा है, फिर हम उसके हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की और देख लेते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब एक लास्ट एफबीडी और मैं ले रहा हूं यहाँ पे, जिसका आपको बताना है कैसे हम लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन और कुछ ऐसा दे रखा है। चलिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि बेटा मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन में जब बॉडी मूव कर रही है, म्यू के इंटू नॉर्मल, और ये आएगा म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, और म्यू के होता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक फ्रिक्शन का अलग होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन अलग होता है। अच्छा, बात ये आती है कि सबसे ज्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक या स्टैटिक। अब जब बाइक चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाइक जब खड़ी रहती है तो ज्यादा फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रही है, क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसकी स्पीड बढ़ाओगे तो उसका कॉन्टेक्ट कम होगा, कॉन्टेक्ट कम होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कम होने लगेगा। धीरे धीरे कॉन्टेक्ट ज्यादा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा। तो जब ब्लॉक स्टैटिक होता है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट करता है, जब ब्लॉक मूव करता है तो उसका फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अंडरस्टूड, बात है समझ। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कैन एक्ट इन अ बॉडी इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अंडरस्टूड, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, चलिए एक हमने ड्रॉ लिया है एफबीडी। इसका एफबीडी हमें ड्रॉ करना है। एक मास है जिसको दो स्ट्रिंग से मैंने टाई कर रखा है, एक वॉल, दूसरी वॉल ये रही, एक वॉल वो रही। ठीक है, दोनों तरफ से स्ट्रिंग से मैंने इसको टाई कर रखा है। ये नॉर्मल है बीच में, यहाँ से अल्फा एंगल पे है और यहाँ से जो स्ट्रिंग है बीटा एंगल पे है। ठीक है, इसका हम एफबीडी बनाते हैं। चलिए एफबीडी बनाएंगे तो ध्यान दो कैसे एफबीडी बनेगा। देखो, हर एक स्ट्रिंग में एक फोर्स क्रिएट होती है जिसको हम टेंशन का नाम देते हैं। स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है उसको हम टेंशन नाम देते हैं। ध्यान दो, टेंशन इन द स्ट्रिंग always away from the body. Tension is also a force which acts in string, wire, etc. टेंशन भी एक फोर्स होता है जो सिर्फ वायर्स और किस में एक्ट करता है बेटा, स्ट्रिंग में एक्ट करता है। चलिए ध्यान दें यहाँ पे कैसा हम इसका एफबीडी बनाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा है, ये रस्सी इधर है, तो टेंशन हमको हमेशा बॉडी के अंदर नहीं दिखानी, बॉडी के बाहर। मतलब इस स्ट्रिंग के लिए टेंशन इधर होगी, अगर मैं इसको नाम दूं T1। इस स्ट्रिंग में टेंशन इधर होगी, अगर मैं इसको नाम दूं T2। और इसमें क्या और कोई फोर्स भी लगेगा क्या, यस लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, एक लगेगा सेल्फ वेट। ध्यान दो, एक सेल्फ वेट भी एक्ट होगा। तो ये तीन तरह के फोर्स ही लग रहे हैं और कोई चौथा फोर्स नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, अब लेकिन इसको बैलेंस कैसे करें। अब देखो, कभी भी डायगोनली भी फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डायगोनल पे कोई फोर्स बैलेंस नहीं हो, तो हमें इसके क्या लेने पड़ता है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हम किस डायरेक्शन में ले सकते हैं, दो डायरेक्शन में, एक्स और वाई कंपोनेंट्स। तो टेंशन भी एक फोर्स, टेंशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटीज के हम कंपोनेंट ले सकते हैं। चलिए अब कैसे लेंगे यहाँ पे इसका कंपोनेंट। जो एंगल है, जिसके साथ एंगल जा रहा है उसके साथ कंपोनेंट हमेशा कॉस में आता है बेटा, और विदाउट एंगल कंपोनेंट कित में आएगा, साइन में। ठीक है, अब बात आते हैं T2 टेंशन पे। तो T2 का भी एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा, ये एंगल अल्फा है तो ऊपर कितना जाएगा, T2 कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में जाएगा T2 साइन अल्फा। अब ध्यान दो, बैलेंस कौन कौन से फोर्स करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स से बैलेंस करेगा, और वर्टिकली फोर्स, दोनों फोर्स ऐड होकर किसको बैलेंस करेंगे, mg को। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो हम यहां पे लिख सकते हैं T1 साइन थीटा, T1 साइन सॉरी साइन तो यहां नहीं है, T1 साइन बीटा, ये रहा T1 साइन बीटा मस्ट बी इज इक्वल टू द
T2 साइन अल्फा, ध्यान दो। और ऊपर वाले फोर्सेस कितने हैं जो बैलेंस होंगे? T2 कॉस अल्फा प्लस T1 कॉस बीटा मस्ट बी इज इक्वल टू mg। ये mg को बैलेंस करेगा। बात आई समझ में? तो स्टेबल कंडीशन में इस तरह के हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। देखो बेटा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये चीजें पढ़ना, अदरवाइज हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको अगर FBD आता है, फ्री बॉडी डायग्राम आता है, तो NLM की एक मान सकते हो ये एक आत्मा है, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना नहीं आता है तो NLM आप नहीं कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन NLM का आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। कैसा? ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का स्टार्ट करते हैं आपसे। चलिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे, द क्वेश्चन आपको सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे बेटा। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूं, एक सेकेंड। देखिए, अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, इट रिबाउंड्स to a height of 5 meter, ball remains in contact with the floor for 1 second, the average acceleration during the motion। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? पहले बात तो हमें ये पता करना है एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब एवरेज की बात आती है तो पूरे ड्यूरिंग द चेंज ऑफ मोशन अपॉन टाइम। अब डेल्टा टी तो वैसे ही 1 सेकेंड दे रखा है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा वी अपॉन 1। तो डेल्टा वी निकालना है, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? चलिए पहले तो हम पहला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ से। पहला, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, मतलब एक बॉल को हमने ड्रॉप किया कितने मीटर हाइट से? 20 मीटर हाइट से। अब बॉल यहाँ पे आएगी, टप्पा खाएगी, यहाँ से टप्पा मारेगी, तो कहां तक जाएगी? वो बोल रहा है कि रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब 5 मीटर तक ही जा पा रही है, मतलब यहां जाते जाते इसकी वेलोसिटी 0 जा रही है। तो इनिशियल ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से, इस पॉइंट पे, लोवेस्ट पॉइंट पे आएगी जब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसको v1 मान लेते हैं। जब यहां से रिबाउंड करके जाएगी तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी? क्या यस, चेंज होगी। उसकी वेलोसिटी को हम v2 मान लेते हैं। और फ्लोर पे जब कांटेक्ट रहा तो उसका जो टाइम दे रखा है वो 1 सेकंड दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1। तो डेल्टा v को हम क्या लिख सकते हैं? v2 माइनस v1। अब हमें यही वैल्यू फाइंड करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पहले v1 फाइंड कर लेते हैं। v1 कैसे फाइंड करें? ऊपर से छोड़ा है तो कौन सी इक्वेशन लगाए बताइए? थर्ड इक्वेशन यूज में ले सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है किसी भी की? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब ऊपर से ब्लॉक नीचे आ रहा है तो 2gs प्लस 2gh। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी विल बिकम v1 का स्क्वायर प्लस 2gh। g की वैल्यू कितनी लेनी है? 10, और हाइट कितना बेटा? 20। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू 200। तो v1 कितना आ गया यहाँ से? 20 मीटर पर सेकेंड। तो v1 की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -20। ठीक है, लिख सकते हैं। v2, अब यहाँ पे v2 फाइंड करना है, तो v2 कैसे फाइंड करें? वही सेम फॉर्मूला लगाना वापस से। 5 मीटर है तो वापस सेम फॉर्मूला। अब लेकिन फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0 एट दिस मोमेंट। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लगाएंगे तो शुरू में 0 लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी को मैंने v2 माना है, v2 का स्क्वायर, लेकिन ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नीचे लग रही है तो -2gh। h कितना बेटा? 5। तो v2 स्क्वायर इक्वल टू 2g, g की वैल्यू 10 इंटू 5 तो कितना आ गया? 100। तो v2 कितना आ गया बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे 10 आ गई तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? 10 माइनस 20 माइनस 10 आना चाहिए, लेकिन आंसर तो है ही नहीं, ऑप्शन तो है ही नहीं। कोई दिख रहा है क्या ऑप्शन? ऐसा नहीं दिख रहा। क्या गलती कर रहे हैं हम यहाँ पे? ध्यान दो, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब ऑब्जेक्ट नीचे की आएगा तो आपको इसको डायरेक्शन से लेना है। ऑब्जेक्ट नीचे आया तो सपोज दैट वो माइनस वेलोसिटी से आ रहा है, माइनस में लेना है। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसको किस में लेना है बेटा? प्लस में लेना है। तो हाँ, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो v2 कितना है? देखो शुरुआत में जो v1 आ रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम उसको प्लस में ले रहे हैं। देखो v2 कहां जा रहा है? ऊपर की ओर, तो उसको प्लस में लेना है आपको, विच इज 10। लेकिन माइनस ये आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्शन नहीं ली। उस केस में डायरेक्शन हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पुट कर दिया, लेकिन यहां पे डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। 10 माइनस v1 कितना लिखे? v1 ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस में लिखना है। v1 भले ही आपके कितना है? 20, लेकिन आपको क्या लेना पड़ेगा? -20। तो आंसर वुड बी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द आंसर। दैट इज द आंसर। विच ऑप्शन इज दिस? दिस इज द ऑप्शन ए।
आई होप आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन, आई होप, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है वो लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम बच्चे यहां ही गलती करते हैं आके। अगर यहां तो चलो आपके लिए थोड़ी सी सिंपल व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे आंसर 10 में नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड। अगर 10 -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मैक्सिमम 99% बच्चे -10 करके आते। दिस मस्ट बी द सिली मिस्टेक। यहां पे आपकी एक सिली मिस्टेक जरूर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा। इन अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, m will ascend with an acceleration and rope, हाँ ठीक है, ये तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, ओके। इस ये पूरा सिस्टम लगा रहे, एक पुली लगा रखी है यहाँ पे, ये मास है और ये मास है, उसका एक्सेलरेशन पूछा पूरे सिस्टम का। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें, यहाँ पे समझो, यहाँ पे बात एक बार ये देखो बेटा, यहाँ पे 3m/2 और m, तो बड़ा मास कौन सा है, आपको पता है बड़ा मास ये वाला है। पूरी स्ट्रिंग एक ही टेंशन से बंधी हुई है, एक ही स्ट्रिंग से बंधी हुई है। मूव कहां करेगा ऑब्जेक्ट, मूव राइट में करेगा लेफ्ट में करेगा, हमें पता है सर राइट में करेगा, डेफिनेटली इट विल मूव इन राइट डायरेक्शन, 3m/2। लेकिन कौन कितने एक्सेलरेशन से करेगा, ए एक्सेलरेशन से, और ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ए एक्सेलरेशन। लेकिन द प्रॉब्लम इज किसकी वजह से मूव कर रहे हैं, कोई एक्सेल फोर्स लगा रहे हैं क्या, हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं क्या, नहीं खींच रहे। दिस सिस्टम विल मूव ओनली फॉर द सेल्फ वेट, बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट, सिर्फ सेल्फ वेट की वजह से मूव करेगा। तो इसका सेल्फ वेट नीचे की डायरेक्शन में कितना आएगा, 3mg/2, और इसका सेल्फ वेट इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, mg। तो मुझे बताओ, एक आदमी 10 न्यूटन से इधर कह रहे हैं 5 न्यूटन से, तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन नेट फोर्स कितना लगेगा, 10 - 5, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, टोटल सिस्टम का टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना लगा, बड़ा वाला फोर्स कितना है, सेल्फ वेट, इधर डायरेक्शन में 3mg/2, एक सेकेंड, 3mg/2 माइनस इधर की साइड कितना फोर्स है, सेल्फ वेट mg। एक इधर से पकड़ के एक इधर से पकड़ के कैच रहा है, तो नेट फोर्स घटेगा या जुड़ेगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स सबट्रैक्ट हो जाएगा अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल कितना हो जाएगा, m + 3m/2, m + 3m/2। तो व्हाट इज द आंसर हियर, mg/2 ऊपर आ जाएगा और यहां से हो जाएगा 5m/2, तो 2 से 2 गया, तो आंसर वुड बी g/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर वुड बी द g/5, आंसर बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपसे आप ऐसा ही क्वेश्चन अगर कोई और दिया जाए इस बार अगर आ जाए तो आप जरूर उसको कर देंगे, आई होप, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ लेना और बाकी आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप जब देखो ऐसा मत करना सर रुको हम कर रहे हैं सॉल्व, ऐसा नहीं होता बेटा, ये दिस द लाइव क्लास, बट इसमें ऐसा नहीं है। आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। द क्वेश्चन इज की एक टेंशन हमने यहाँ बांध रखी है, एक स्ट्रिंग है, एक मास को यहाँ पे बीच में से हैंग कर रखा है, एक फोर्स हम यहाँ से पकड़ के खींच रहे हैं और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। वो बोल रहा है व्हाट विल बी द टेंशन इन टर्म्स ऑफ एफ। तो मुझे बताओ एक सेल्फ वेट यहाँ पे लगेगा। अब देखो सिंपल सा बात है कि टेंशन को हम कैसे बैलेंस करें, यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है, लेकिन टेंशन के कंपोनेंट तो बैलेंस हो सकते हैं। कैसे कि अगर ये एंगल थीटा है तो टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आ गया, ये थीटा है तो एंगल थीटा, तो टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आ गया, टी कॉस थीटा। टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, टी साइन थीटा। अब बताओ एफ क्या ऊपर बैलेंस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। एफ सिर्फ और सिर्फ किसको बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा को। तो एफ मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द टी साइन थीटा। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ अपॉन साइन थीटा। तो टेंशन इन टर्म्स ऑफ एफ कितना आ गया बेटा, एफ अपॉन साइन थीटा। तो आंसर बी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फटाफट से जितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं उतना करेंगे। चलिए, अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 35 ग्राम विद अ वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड। द पर्सन इज होल्डिंग द गन can exert a maximum force 147 न्यूटन। द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम अ गन पर सेकंड। मतलब टाइम बता रखा है, एक सेकंड में कितनी गन ये गन है, इस एक सेकंड में कितनी बुलेट उसमें से निकल जाएगी। अब जितनी बुलेट निकली तो पर सेकंड जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है पीछे की तरफ आदमी को झटका, वो कितने मैक्सिमम न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है,
147 न्यूटन। तो कैसे करें, नंबर ऑफ बुलेट कैसे निकाले? तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा एक बुलेट का मोमेंटम। एक बुलेट कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो फोर्स ऑफ वन बुलेट कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो एक सेकंड में कितना फोर्स बुलेट करी, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है बेटा। टाइम तो है हमारे पास 1 सेकंड। डेल्टा पी मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मान के तो जीरो वेलोसिटी, तो फाइनल कितना है, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितनी है बेटा 35 ग्राम, ग्राम मतलब 1000, और वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, एक बुलेट की 600 मीटर पर सेकंड अपॉन 1, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो कितना हो गया 180, सॉरी 210, सॉरी 210 अपॉन 10, तो 10 से गया तो 10, 21 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रही है एक बुलेट। 21 न्यूटन, 21 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो 147 न्यूटन उसके ऊपर लग रहा है। तो कितनी बुलेट निकलेगी उस गन में से, बताइए इस गन में से कितनी बुलेट निकलेगी? एक बुलेट लगा रही है 21 न्यूटन का, उसके ऊपर टोटल फोर्स आ रहा है 147 न्यूटन। तो क्या लेंगे, नंबर ऑफ बुलेट इज इक्वल टू टोटल फोर्स एक्सर्ट एफ टोटल अपॉन फोर्स ऑफ वन बुलेट। तो क्या आंसर हो जाएगा, टोटल फोर्स 147 अपॉन 21, तो कितना आ गया 7। तो टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स विल बी 7। तो 7 बुलेट उसमें से निकलेगी, और वो टोटल फोर्स कितना एक्सर्ट करेगी आदमी के ऊपर 147। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि द वेट ऑफ अ मैन ऑन ए स्टेशनरी, एक स्टेशनरी है, आदमी है, उसका वेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वेट मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को, और वो कितना रहेगा, स्टेशनरी है तो लिफ्ट mg के इक्वल रहेगा, ऑब्वियसली बात है। बोल रहा है कि अब अगर लिफ्ट को ए एक्सेलरेशन से मूविंग डाउनवर्ड्स, ए एक्सेलरेशन से नीचे लेके आए, तो बताओ उसका वेट हो जाता है W2। तो W2 वेट हो जाएगा, वेटिंग मशीन है यहाँ पे बेटा, और लेकिन मास mg तो इधर ही लगेगा। लेकिन W2 की इक्वेशन क्या लिखोगे इस वक्त, बताओ। ब्लॉक जा रहा है नीचे की तरफ, तो mg वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए माइनस W2 वेटिंग वाला फोर्स वाला ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वही वेट को बताएगा। ध्यान देना बेटा, वेट जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका वेट फ्लक्चुएट करता है। जैसे लिफ्ट में है तो वेट ऊपर जाएगा तो वेट बढ़ जाएगा, नीचे आएगा तो वेट थोड़ा सा वेटलेसनेस महसूस होगा तो वेट कम हो जाता है। तो हम जो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का होता है उसी से हम वेट को डिसाइड करते हैं। चलिए mg माइनस W2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और यहां पे W1 इज इक्वल टू mg। अब आपको क्या बता रहा है, W1 और W2 का रेशियो बता रखा है बेटा। तो W1 और W2 कैसे लिख रखा है, 4/3। समझ में आई बात? तो ऐसा करो कि W1 को आप 4k ले लो, W1 सपोज दैट 4k है, W2 है 3k, ऐसा ले सकते हैं कोई भी k की वैल्यू। तो W1 इज इक्वल टू 4k, तो mg इज इक्वल टू हो गया 4k mg। तो mg इज इक्वल टू 4k, तो यहाँ पे 4k रखेंगे हम, 4k माइनस W2 कितना है बेटा 3k इज इक्वल टू ma। तो कितना आ गया k इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे k इक्वल टू ma आया। अब k इक्वल टू ma रख दो कोई में भी बेटा, यहाँ पे देखो तो एक्सेलरेशन कितना आ गया फिर k बाय m। पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ g। ओके, तो k कितना आ गया बेटा, यहां से लिखो k इक्वल टू ma। तो इसको वापस से फर्दर इसमें पुट करो, तो 4k k इक्वल टू द ma इक्वल टू द mg, m से m कट गया, तो a इक्वल टू g बाय 4। दैट इज द आंसर। तो g बाय 4 एक्सेलरेशन यहां पे लगेगा जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी, तो हम कह सकते हैं नॉर्मल वेट, जो वेट होगा आदमी का वो घट जाएगा। जब वेटलेसनेस महसूस होगी ना बेटा, तो उसमें क्या होता है कि आपका वेट क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लाइटली कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। A constant force acts on two different masses independently and produces acceleration A1 and A2. The same force acts on the combined masses and the acceleration produced. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये समझते हैं यहाँ पे। चलिए, एक ब्लॉक है m मास का, सॉरी m ले लेते हैं,
m1, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, ये कितना एक्सेलरेशन, सेम फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, a1 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक ब्लॉक है m2, उसके ऊपर अगर हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका a2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। जब ब्लॉक्स को कंबाइन कर दिया, दोनों ब्लॉक्स को m1 m2 को एक दूसरे के ऊपर रख दिया और सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन हियर। ठीक है, मुझे एक बार बताओ, अगर मैं यहां पे सपोज दैट m1 को कुछ भी ले लो, 2 मिनट के लिए m1 को मैं ले रहा हूं यहां पे 1 kg और m2 को भी 1 kg ले लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है जल्दी से, जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है उतना जल्दी करना है हमें। और फोर्स ले लिया मैंने, बताइए फोर्स 10 न्यूटन का ले लिया हमने, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स ले लिया, तो बताओ एक्सेलरेशन a1 कितना होगा यहाँ पे, बता दो। क्या फोर्स अपॉन मास होता है क्या m1, विच इज 10 अपॉन 1, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे कितना होगा बताओ, यहाँ पे भी सेम एक्सेलरेशन, तो a2 इक्वल टू फोर्स अपॉन, ये भी 10 न्यूटन का ही फोर्स होगा, तो 10 अपॉन मास कितना 1, तो कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। लेकिन दोनों का मास अगर हम कंबाइन कर दे तो कितना हो गया आपके 1 kg और 1 kg कितना हो गया 2 kg, और फोर्स तो अभी भी सेम ही रहेगा 10 न्यूटन को, तो एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ, फोर्स अपॉन टोटल फोर्स अपॉन मास 2, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान दो यहाँ पे a1 तो 10 है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, a1 भी 10 है यहाँ पे और a2 कितना है, वो भी 10 है, और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है नया एक्सेलरेशन कंबाइंड मास के साथ 5। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये मैच कर रही है, ये जो सीक्वेंस मैच कर रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। चलिए पहला ऑप्शन मैच करते हैं, 10 में से 10 गए तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है 0, ये तो आंसर गलत हो गया, 5 आना चाहिए। 10 में 10 ऐड किया तो कितना हो जाता है 20, लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए 5, गलत, वो भी ऑप्शन गलत। इसमें देखते हैं, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 10 में 10 ऐड करते हैं, तो 100 अपॉन 5, 100 अपॉन 20, तो कितना आया 5 मीटर, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ गया 5। यही आ रहा है क्या बेटा आंसर, दैट इज द राइट आंसर। क्या उसमें चेक करें तो उसमें आंसर मिलेगा, नहीं, ये भी आंसर गलत है, तो आंसर वुड बी सी। अब देखो उसको a1 a2 के टर्म्स में आप लिखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है, तो आप कोई वैल्यू मानकर आप उसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कन्वेयर बेल्ट है उसके ऊपर सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड, हमने सैंड पटक रहे हैं, यहाँ पे सैंड डाल रहे हैं और कितनी रेट से डाल रहे हैं, मास dm by dt इज m, वो बोल रहा है m रेट से डाल रहा है, द फोर्स इज नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम वन टाइम। अच्छा चेंज इन मोमेंटम में यहाँ मास कांस्टेंट है क्या, मास कांस्टेंट नहीं है बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो डेल्टा p मास इनटू वेलोसिटी अगर लिखेंगे तो डेल्टा t, तो यहाँ से कौन सी वैल्यू बाहर निकलेगी, v बाहर निकल जाएगा बिकॉज v इज कांस्टेंट बट डेल्टा m मास इज नॉट कांस्टेंट हियर, so delta m by delta t, तो v और delta m by delta t which is given m, तो आंसर would be m into v, तो mv न्यूटन इज द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं वापस से। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा, वही क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि इसको आप सॉल्व करें और इसको आप घर पे सॉल्व करें। आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो इसको सॉल्व करेगा, सेम क्वेश्चन है जैसे ही हम अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले किया था हमने वेटिंग मशीन वाला। ठीक है चलो नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ 5 kg इज, ये भी 2025 सीटी में आया हुआ है क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 kg इज मूव, 5 kg इज 4 i cap minus 2 j cap plus 3 k cap Newton if the body is initially at rest, then the magnitude of, एक सेकेंड, the magnitude of the its velocity at the end of 10 second will be। ठीक है, तो ध्यान दो 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी पूछी और एक्सेलरेशन को, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और कह रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है, क्या फोर्स किसी टाइम पे डिपेंडेंट है या नहीं, आई कैप जे कैप के कैप दे रखा है लेकिन कांस्टेंट फोर्स है, तो हम एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो किसी भी टाइम पर अगर वेलोसिटी फाइंड करनी तो हम कैसे फाइंड करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, u क्या है बेटा 0, इनिशियली रेस्ट, एक्सेलरेशन क्या रहता है फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम। अच्छा फोर्स कितना है, फोर्स तो है 4 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, मास कितना है बॉडी का 5 kg, अपॉन टाइम कितना है बेटा, कितने सेकंड बाद पूछ रहे हैं 10 सेकंड, तो 5 से कट गया 10, 2 बार
तो आंसर वुड बी, अब देखो यहाँ पे v वेक्टर आ गया, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पे वेक्टर आ गया इतने का 2 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे बताइए? मैग्नीट्यूड तो बाहर ले जाएगा, इसको 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आंसर 2 अंडर रूट इनको ऐड करेंगे तो 29 मीटर पर सेकेंड। देख लो भाई 29 ही आ रहा है ना एक बार, 16 प्लस 4 20 और 9, हाँ ठीक है, 2√29 इज द आंसर। चलिए अब हम देखो ये एनएलएम से जुड़े हुए क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पे और भी सारे क्वेश्चंस होंगे आई थिंक, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज इनिशियली फ्रेम, अच्छा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है पहली बात समझ लीजिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, या फिर हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, मतलब 0 एक्सेलरेशन के साथ, तो हम उसको बोल देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पे कि यहां पे कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अ पर्सन इज इन ट्रेन विच इज स्लोइंग डाउन टू स्टॉप। अच्छा यहाँ पे अगर कोई बॉडी रुक रही है तो क्या उसका एक्सेलरेशन 0 होगा क्या? नहीं, तो एक्सेलरेशन विल नॉट बी 0 हियर। दूसरा है अ पर्सन रिवॉल्विंग इन अ मैरी गो राउंड, मतलब मैरी गो राउंड मतलब चक्कर काट रहा है, तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो लगेगा, ये आंसर भी गलत। अ पर्सन ड्राइवर इन अ बस विच इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर एक्सेलरेशन 0, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अच्छा नॉन इनर्शियल क्या होता है? जहां पे एक्सेलरेशन 0 नहीं हो, तो मतलब ये सारे कौन से फ्रेम हैं, बी सी डी, ये सारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ए बी डी, सॉरी, C will be the answer here for inertial frame of reference, but ABD is the answer for the non-inertial frame of reference. चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बेटा, वो सेम क्वेश्चन है ये सब। हाँ अब आ जाते हैं वर्क एनर्जी पावर पे। देखो वर्क बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें, और सिंपल टॉपिक भी है। वर्क में ऐसा सच कोई ऐसा टिपिकल कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है कि वर्क डन सिंपल सा बात है, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ थोड़ी सी आपको बता रखा है मैंने, जब मैंने इसको पीडीएफ में चेंज किया तो ये थोड़ा सा चलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा छोटा करके इसको। देखिए वर्क डन क्या होता है किसी बॉडी का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन विल बी एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मान के चलो एक बॉडी पर फोर्स में इस डायरेक्शन लगा और डिस्प्लेसमेंट उसका ये डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल क्रिएट होगा उसको बोलेंगे हम एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, फोर्स यहां लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन इन दिस केस विल बी 0। फोर्स यहां लग रहा है पीछे की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो इस केस में नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस केस में वर्क डन विल बी पॉजिटिव। इस केस में मैक्सिमम वर्क डन होता है जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात आती है हमारी यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट पे अब आते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अच्छा फोर्स अगर वेरी कर रहा है, फोर्स इज वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट और टाइम। फोर्स किसके साथ वेरी कर सकता है? डिस्प्लेसमेंट के साथ और टाइम के साथ। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा हो तो हम वर्क डन कैसे दे सकते हैं? यहाँ पे वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दोनों का हम इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आई बात यहाँ पे आपको? अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वी ऑलरेडी नो हाफ mv²। किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एच हाइट पे, वो हमें पता होना चाहिए mgh। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि किसी भी बॉडी का जो वर्क हुआ है एक ड्यूरिंग द थ्रू आउट द मोशन, तो वर्क डन जो भी होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये आपको यूज में करना आना चाहिए एग्जाम में, वो बताएंगे कैसे होगा। पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू बताइए, यहां पे कुछ लिखा, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। यूनिट ऑफ पावर इज वैट या फिर जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बस आपको आप क्वेश्चंस कैसे ट्राई करने हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए सिर्फ यहां से 2 या 3 क्वेश्चन लेंगे,
तो आज हम सिर्फ 2 ही टॉपिक कवर करेंगे, थोड़ी देर बाद हम और भी टॉपिक कवर करने जाएंगे इसके, ठीक है। चलिए, अ कांस्टेंट फोर्स, देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन है कि अ कांस्टेंट फोर्स, यहां पे फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2i कैप इन 2 सेकेंड, द वर्क डन एंड द पावर ऑफ द रिस्पेक्टिवली। तो वर्क डन क्या होता है, अगर वेक्टर फॉर्मेशन में तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे ले, तो 3 का 2 के साथ 6 माइनस 2 का -3 के साथ +6 और -1 का -3 के साथ +3, तो कितना हो गया 6 + 6 + 3, कितना हो गया 15 जूल। तो वर्क हो गया बेटा, है कौन सा ऑप्शन है 15 जूल, ठीक है, दैट इज द आंसर। अब वो अलग बात है कि इस पे 15 जूल किसी और में नहीं है, लेकिन पावर भी निकाल लेते वर्क अपॉन टाइम। तो 15 जूल तो पावर और 2 सेकंड टाइम, तो कितना हो गया 7.5 वैट। तो व्हाट इज द आंसर, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो खैर जो पूछा गया सीईटी 2025 में। तो आप ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है कि सीईटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे कोई रॉकेट साइंस वाले कोई बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आप में फॉर्मूला बेस्ड, मतलब आप फॉर्मूला अप्लाई करना जानते हो, बस इतना आपको आना चाहिए। फॉर्मूला अगर अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल खेल हो जाएगा आपके लिए। फॉर्मूला अप्लाई आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले में क्या क्या वेरिएबल्स, क्या क्या चीजें हैं, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बेटा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे देखें। देखो बेटा, a particle displaced from this point to this point under a constant force, this is called the work done by the force in this process। तो वर्क डन बताना है इस प्रोसेस में कितना लगेगा। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हमें दे रखा है वेक्टर फॉर्म में 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, देखो आपको पता ना, इसको अगर मैं x1 y1 z1 नाम दे दूं, इसको नाम दे दूं x2 y2 z2, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूंगा मैं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो बस उसका डॉट प्रोडक्ट लेना, तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसका डॉट क्या होगा x2 माइनस x1, 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस i कैप, 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस j कैप, 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस k कैप। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट लो बेटा, तो 3 माइनस 3 माइनस का 4 माइनस का 5, डॉट प्रोडक्ट लिया तो आंसर वुड बी 3 4 7 और 12 जूल। तो व्हाट विल बी द आंसर हियर, तो आंसर विल बी डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया बेटा आपको कैसे किया हमने, बहुत ही सिंपल है, पोजीशन वेक्टर निकालना आना चाहिए 2 पॉइंट्स के बीच में, और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपके। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखा क्या आता है आगे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन बेटा, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। चैलेंजिंग क्वेश्चन कैसे है समझते हैं। देखो, फोर्स दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, ti कैप प्लस 2d स्क्वायर j कैप, टाइम की टर्म्स में दे रखा है। अब टाइम की टर्म्स में दे रखा है, तो अगर वर्क पावर निकालना है तो पावर क्या होता है, हमें पावर तो पता है, सिंपल सा। पावर का एक और फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, या फिर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड पावर। ध्यान दो कैसे आया, वो आगे बताऊंगा कैसे आया। फोर्स वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट ds वेक्टर इनटू टाइम, तो एस डॉट अपॉन टाइम कितना होता है, वेलोसिटी वेक्टर। तो फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वही देता है अबे पावर। क्या देता है बेटा, पावर। समझ में आई बात। चलिए अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो पहले तो आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा बेटा। एक्सेलरेशन कैसे निकाले, देखो एक्सेलरेशन मास कितना है 1 kg होगा शायद, मास इज 1 kg, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टी आई कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप, तो मास तो 1 है ही, तो मतलब एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है वो भी सेम होगा फोर्स की तरह, क्योंकि 1 kg है मास। समझ में आई बात। अब एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करें, क्या एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज होता है क्या, नहीं, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या होता है, इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करो तो टी डी टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस
2t² का क्या करेंगे बताइए? 2t² का कितना होगा? 2t³/3j²। दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर। अब क्या करना है? फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो वर्क डन पावर कितना हो जाएगा हमारे पास? पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स ये है, पावर ये, तो t का t²/2 से मल्टीप्लाई किया तो t³/2, 2t² का 2t³ से मल्टीप्लाई किया तो बताइए 4t⁵ दैट इज आंसर। और पावर t बराबर 3 सेकंड यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। तो क्या आंसर आना चाहिए? चलिए वो भी निकाल लेते हैं। तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27/2, 4 इंटू 3⁵, तो कितना हो जाएगा? 3⁵ 27 इंटू 3 243/3। तो ये कर देंगे यहां से। अच्छा 3⁴ हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक तो कट ही जाएगा। हाँ 81 बचेगा ये। तो कितना हो गया ये? 432 और ये बचेगा 2113.5। तो काट, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 733/5 वैट। 337.5 वैट आ रहा है क्या किसी पे? ऑप्शन है क्या? वेयर इज द ऑप्शन? हाँ ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन के चांसेस अब इस साल भी बन रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो ट्राई करते रहिए और भी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो इसका मैंने सॉल्यूशन आपको बनाया हुआ है, कैसे लिखे थे। अ पेंडुलम बॉब स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, लोवेस्ट पोजीशन पे 4 मीटर, द पेंडुलम इज 1 मीटर लॉन्ग। When the length of the string makes 60 degree with the vertical, the speed of the bob at that position will be। ध्यान दो, एक पेंडुलम है, यहां से इसको वेलोसिटी दी हमने 4 मीटर पर सेकंड की। जब स्ट्रिंग वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बना ले तब उसकी वेलोसिटी बतानी है इस पॉइंट पर कितनी होगी। तो पहली बात तो ये कितनी हाइट ऊपर चढ़ गया, तो ये अगर एल है, ये एल है, ध्यान दो ये लेंथ तो एल ही रहेगी पूरी पूरी यहां से, लेकिन एच कितनी होती है ये आपको एंगल से निकालनी पड़ेगी, विच इज L1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, एच हाइट पे ज्यादा है, L1 माइनस कॉस थीटा। लेंथ कितनी है? 1 मीटर, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा कॉस 1/2, तो 1/2 मीटर, मतलब 1/2 मीटर हाइट पे वो चलेगा, हाफ, आधी हाइट, हाफ मीटर हाइट पे, ठीक है। अब इस पॉइंट पर कैसे हम पता करें कि वेलोसिटी क्या है? तो एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल हमें करना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है? W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कौन सा होगा? जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसकी पोजीशन चेंज होती है तो उसका mgh वर्क डन होता है। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो वर्क डन, वो एनर्जी गेन करता है, विच कन्वर्ट्स इनटू वर्क डन। डेल्टा के क्या है? काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में मैं मान लेता हूं उसकी वेलोसिटी v थी v², इनिशियल में अब देखो मास तो कितना बेटा, इसका मास नहीं दिया तो मास कट जाएगा, डोंट वरी। m यहां पे u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 4 का स्क्वायर, तो m इसमें भी कट जाएगा, ठीक है। तो g की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 10, और हाइट कितनी हाइट अचीव की वहां निकाल लिया हमने 1/2, तो v²/2 माइनस 16/2, तो देखो यहाँ पे 2 2 2 ये भी उड़ा दो, ठीक है। तो अब बचेगा कितना? तो यहाँ पे आ गया v² इक्वल टू 26, तो v इक्वल टू √26। कुछ गलत गड़बड़ की क्या बेटा? एक बार देखो, ओ सॉरी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी माइनस mgh, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा बेटा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जा रही है तो नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी यहाँ पे, तो ये माइनस में बढ़ेगी बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। तो इसलिए तब ये यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 6, तो आंसर वुड बी 6 मीटर पर सेकंड, √6, तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी नीचे की तरफ, जब ऊपर गया तो जी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वर्क डन मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ग्रेविटी नीचे, तो वर्क डन मस्ट बी नेगेटिव, तो माइनस mgh, ठीक है। तो आंसर वुड बी
√6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन क्या था हमने कि h कितना रहता है, ध्यान दो, सेम क्वेश्चन है, इसका शायद आंसर भी मैंने लिखा है। हाँ, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख रखा है कि सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन कौन सी कन्नड़ लैंग्वेज आ गई, आई डोंट नो। हाइट कितनी होती है, देखो ध्यान दो, एक ऑब्जेक्ट एक पेंडुलम को h हाइट से हम छोड़ देते हैं, ऐसे यहां से इन दिया जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, h हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है इस पॉइंट पे, √2gh, आपको पता होनी चाहिए इस पॉइंट। तो 2gh, s तो हम पता लग लिया कितना, अगर ये l है, ये l है, तो बताओ ये h कितना होती है, L1 माइनस cos थीटा। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, तो आंसर वुड बी ये ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको, देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस की ये चीजें याद रखा करो, h कितना होता है अगर ये एंगल थीटा है, तो ये हाइट कितनी गेन होती है, L1 माइनस cos थीटा। अब ये कैसे आई, आपको ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉलिजन। ठीक है, अब कॉलिजन कहां गया, कॉलिजन, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, और बाकी क्वेश्चंस आप करना बेटा। कॉलिजन से हम थोड़ी देर बाद में हम इसको करते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, फिर क्वेश्चन, फिर वापस से हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।